बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो है वर्क को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। वर्क बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने वर्क किया है। सही। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। सही। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ बॉडी एंड इफ द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर और बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है फोर्स की डायरेक्शन में, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। राइट। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो इफ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा द बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट डी। अब मैं कह रहा हूँ कि लेट कर लें कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक मैन है जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है डिस्टेंस के। देखें ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। सही। तो यहाँ हम लोग क्या करें, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा द बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट डी इफ वी रिजॉल्व फोर्स एफ इनटू इट्स कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई। अगर हम क्या करें, इस फोर्स को, ये जो फोर्स मेरे पास लग रही है किसी एंगल से, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ इसके कंपोनेंट्स के अंदर एफ एक्स एंड एफ वाई में, तो मैं ये कंक्लूड करूंगा, मुझे ये बात नजर आएगी कि जो मेरे पास फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है यही बेसिकली वर्क प्रोड्यूस करवाएगा। सही। क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर जो मेरे पास कंपोनेंट है फोर्स का, वो कभी भी हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट को जनरेट नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारे पास देखें ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। सही। तो जब दोनों फोर्सेस हमारे पास पैरेलल होंगी तभी वर्क डन हमारे पास जो है वो हो सकेगा। अदरवाइज अगर दोनों फोर्सेस हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हमने हमारे पास क्या है, फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड दैट द इफेक्टिव कंपोनेंट टू प्रोड्यूस वर्क इज एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज एफ कॉज ऑफ थीटा। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है वर्क करवाने के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कभी भी वर्क प्रोड्यूस नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 90 डिग्री जो है वो हमारे पास कभी भी वर्क को जनरेट नहीं करवा सकेगा। सो द वाई कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी वर्क। सो W इक्वल्स टू फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट दैट इज एफ कॉज ऑफ थीटा। फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस के अंदर भी कि एक्स कॉम्पोनेंट कॉज ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉज ऑफ थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आप इसको एफ डी कॉज ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ जो है वो स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम लोगों ने यही बात की कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो वर्क डन आपके पास हो जाता है मैक्सिमम। सही। मेरी बात याद रखिएगा बेटा, एंगुलर ज्योमेट्री में अगर आपके पास आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब आपके पास क्वांटिटी मैक्सिमम है। अगर आपके पास एंगुलर ज्योमेट्री में आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पास क्वांटिटी क्या है, मिनिमम है। राइट। तो अगर दो फोर्सेस में मतलब दो वेक्टर्स मेरे पास पैरेलल हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पैरेलल है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। सही। ये प्रैक्टिकली में ये बात नजर आ रही है कि अगर मैं ये एक्स कॉम्पोनेंट की बात करूँ और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये दोनों मिलकर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जबकि दूसरा केस हमारे पास क्या है, वर्क डन विल बी मिनिमम इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन जैसे अगर मैं ये वर्टिकल कंपोनेंट की यहाँ पर बात करूँ, अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम, कम से कम हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन आपका हो जाएगा मिनिमम, यानी कि 0 हो जाएगा। थर्ड हमारे पास इसका स्पेशल केस क्या है, दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं, एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लेते हैं। आपकी कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, सही, यानी कि फॉरवर्ड आपकी कार जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है, राइट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आप एंगल निकालेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये बात याद रखिएगा कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो वर्क जो आपके पास प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन। फोर्थ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन की हम लोग बात करेंगे। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ये कि कितना आपने फोर्स अप्लाई की है, दूसरी बात ये कि डिपेंड करता है कि कितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया है, और तीसरा किस एंगल से फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन, राइट। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर आपकी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा है तो इस तरह की फोर्स को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। मतलब मैं एक ट्रॉली को जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स से पुश कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जो हमारे पास वर्क डन जनरेट हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस d। जब आप कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे और आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड बाय अ सिंपल ग्राफ। यहाँ आपको जो है वो एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, सही। देखें, मैं एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक ट्रॉली को पकड़ के पुश कर रहा हूँ। तो जब मैं एक ट्रॉली को पकड़ के पुश करूंगा तो देखें डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास कंटिन्यूसली जनरेट होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जो है वो जनरेट होता जा रहा है, जबकि फोर्स मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, सही। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो जब भी आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, सही। द डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड फोर्स इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स। देखें एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू वेट। तो अगर आप लेंथ देख रहे हैं तो फोर्स है, वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन, राइट। तो इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। हमारे पास जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, राइट। तो 1 जूल जो है मतलब मैं कहूँगा कि मेरे पास 1 जूल का वर्क हुआ है अगर 1 न्यूटन की फोर्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाती है 1 मीटर तक, सही। ये हमारे पास है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, सही। इसमें आपको जो है वो शुरू में कुछ जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देते हैं। जब रॉकेट जो है, रॉकेट को आप लॉन्च करवाते हैं, जब आप रॉकेट को लॉन्च करवाते हैं तो फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीट्यूड में चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपका रॉकेट जो है वो अर्थ से दूर जाता जाएगा, ग्रेविटी से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू आउट द फ्लाइट ऑफ द रॉकेट क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये जो चेंज होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड फोर्स का, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल फोर्स, राइट। जब मैग्नीट्यूड आपका फोर्स का चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, वेरिएबल फोर्स। और दूसरी हमारे पास क्या है, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जब आप स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं तो जितना स्ट्रेच करते जाते हैं उतना फोर्स इंक्रीज होती चली जाती है, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जब भी आपके पास आप किसी ऐसी मतलब ऐसा डिस्प्लेसमेंट जनरेट कराना है जिसमें फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो इस तरह की हम लोग जो है वो वर्क डन को कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग जो है छोटा सा रिलेशन ड्राइव करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए। हम लोग देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कर्व पाथ ले लिया है। मैं कह रहा हूँ लेट करें कि मैंने एक रॉकेट को लॉन्च किया जो कि इस तरह से जैग जैग जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, सही। ये ए पॉइंट से जा रहा है और ए पॉइंट से चला है और कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट के ऊपर जा रहा है,
सही, तो इस पूरे पाथ के अंदर मैंने कह दिया कि लेट कि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F1, दैट इज θ1, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज F2, θ2, और इस तमाम पाथ को मैंने जो है वो स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया। मैंने क्या कर लिया, तमाम पाथ को मैंने क्या कर लिया, स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, कंप्लीट टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए देखें, अगर मैं टोटल वर्क डन डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लूंगा, और जो मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा वो मेरे पास क्या होगा, मतलब वेरिएबल फोर्स जो मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा वो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सही, अब यहाँ हम कंसीडरेशन के लिए टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वी डिवाइड द डिस्टेंस इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स। देखें ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर दिया डेल D1 में, इसको डेल D2 में, इसको डेल D3 में, और करते 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 लास्ट जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हमने जो है वो डिवाइड कर दिया डेल DN के अंदर। सही, तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी डिवाइड द डिस्टेंस इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स, डेल D1, डेल D2 एंड डेल DN, एंड द कोरस्पॉन्डिंग फोर्सेज। इन्हीं डिस्टेंसेस के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं दैट इज F1, इसके ऊपर क्या कर रही होगी F2, और डेल D3 के ऊपर F3, डेल D4 के ऊपर F4, और डेल DN के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है हमारे पास, FN एक्ट कर रही है। राइट, तो इनके ऊपर फोर्सेज कौन से एक्ट कर रही है, F1 का एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है वो वर्क करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट्स व्हाई मैं क्या करूँ, F1x, F2x एंड FNx। वर्क डन अलोंग फर्स्ट इंटरवल इज गिवन एज, यानी कि ये जो पहले इंटरवल के ऊपर फोर्स भी मेरे पास मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास मौजूद है। अगर इसके ऊपर मैं जो है वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स मेरे पास क्या है, F1 का एक्स कॉम्पोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल D1, दैट विल बी इक्वल्स टू F1 डेल D1 इंटू कॉस ऑफ θ1। ये एक्स की जगह आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, और ये मेरे पास देखिए मैंने कहा है कि ये लटकने के ये जो मेरे पास फर्स्ट फोर्स है ये एंगल 1 बना रही है, सेकंड फोर्स एंगल 2 बना रही है, इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्सेज हैं वो कॉरस्पॉन्ड एंगल्स बना रही हैं। तो मेरे पास W1 क्या हो जाएगा, F1 डेल D1 कॉस ऑफ θ1। सिमिलरली इसी तरीके से वर्क डन अलोंग सेकंड इंटरवल, ये वाला जो इंटरवल है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी F2 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी डेल D2। सही, तो F2x डॉट डेल D2 दैट विल बी इक्वल्स टू F2 डेल D2, और x की जगह क्या आ जाएगा, कॉस एंगल आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फोर्स सेकंड एंगल बना रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा θ2। सिमिलरली इसी तरीके से मैं पहले हम लोग जो है उसकी बात करते हैं लास्ट इंटरवल के लिए, वर्क डन अलोंग द nth इंटरवल, यानी कि लास्ट इंटरवल है, इज गिवन एज Wn इक्वल्स टू, लास्ट इंटरवल में हमारे पास फोर्स कौन सी लग रही है, देखें Fn। लास्ट इंटरवल में हमारे पास फोर्स कौन सी लग रही है, Fn, और हमारे पास लास्ट जो इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का दैट इज डेल Dn। सही, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, Fnx इंटू डेल Dn दैट विल बी इक्वल्स टू Fn डेल Dn इंटू एक्स की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, और लास्ट हमारे पास जो फोर्स है कौन सा एंगल बनाएगी, डेल एन थीटा एन बनाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा एन। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डन निकालूंगा ना बाय द वेरिएबल फोर्स। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, तमाम वर्क डन को मैं ऐड कर दूंगा, W1 प्लस W2 एंड सो ऑन W, एंड द लास्ट टर्म इज कॉल्ड द Wn। लेकिन W1 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, F1 डेल D1 कॉस ऑफ θ1 प्लस W2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, F2 D2 कॉस ऑफ θ2, एंड Wn आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, दैट इज Fn डेल Dn कॉस ऑफ θn। राइट, तो इतना बड़ी जो है वो क्वांटिटी को लिखने से बेहतर ये है कि हम लोग समेशन का साइन यूज कर लें। सही, समेशन के साइन यूज करने के लिए देखें नीचे मेरे पास क्या रहा है, I इक्वल टू 1, यानी कि आपका जो इंटरवल है वो इनिशियलाइज कहाँ से होगा, 1 से, और एंड कहाँ हो रहा है, n के ऊपर। सही, मतलब टोटल मेरे पास इंटरवल 1 to n है, जैसे मैंने कंसीडर किया हुआ है कि मेरे पास जो है वो पहला जो इंटरवल है वो डेल D1 है और आखिरी क्या है, डेल Dn है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मेरा जो इंटरवल है, I रिप्रेजेंट कर इंटरवल को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। सही, अब देखिए क्या हो जाएगा, Fi डेल Di इंटू कॉस ऑफ थीटा I, यानी कि ये इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 डेल D1 कॉस ऑफ θ1 प्लस F2 डेल D2 कॉस ऑफ θ2, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इतना लंबा हमें जो इक्वेशन लिखने से चाहिए कि हम लोग यहाँ पर समेशन का साइन यूज कर लें। तो ये हमारे पास है टोटल वर्क डन कवर्ड, मतलब टोटल वर्क डन अचीव बाय द बॉडी बाय वेरिएबल फोर्स।
तो यहाँ हम लोग कहेंगे द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ एक्स एंड डेल डी कर्व बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इसको हम लोग जो है वो कर्व्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास वाई एक्सिस में जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, और ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पहले देखें, पहले मेरे पास अगर फोर्स इंक्रीज कर रही है तो देखें डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है आपके साथ साथ। फिर आपकी फोर्स है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी तो आपकी फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखिए आपको कर्व या जो आपको कर्व नजर आ रहा है, कर्व पाथ आपको ये दिखा रही है कि फोर्स अगर आपकी इंक्रीज करे तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रही है, और फोर्स अगर आपकी डिक्लीन करना स्टार्ट करेगी तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगी। और ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास ग्राफ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू वेट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि एरिया अंडर द कर्व हमें क्या गिवन कर रहा है, वर्क गिवन कर रहा है। सही। तो ये हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो चैप्टर 4 के मजीद टॉपिक्स करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा, कोई कन्फ्यूजन है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सही। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो आंसर्स कर दूंगा। सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।